अस्सलाम वालेकुम। हमारा टीवी के साथ मैं हूं काशा निज़ामी। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त काबिल समाअत करार देते हुए नैब तरामीम की 10 में से 9 तरामीम कलअदम करार दे दी। फवाद हसन फवाद ने निगरान वफाकी वजीर की हैसियत से हलफ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरामीम को कलअदम करार दिए जाने के बाद अवामी ओहदे रखने वाली बहुत सी शख्सियात के केसेस बहाल हो गए। उनमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तमाम रेफरेंसेस भी शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि CEC में इत्तेफाक हुआ कि फौरी इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाएगा। फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक सूबेदार शहीद और 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम JUI इस्लाम गौरी ने कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने आखिरी फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट के वकार को मजरू किया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अता तार ने कहा कि उमर अता बंदियाल ने जाते जाते लाडले को खुश करने की कोशिश की, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सऊदी अरब की दावत पर जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए यमन की हौसी मलेशिया का वफ्द सिना से दारुल हुकूमत रियाज के लिए रवाना हो गया। बेल्जियम के 23 साला साइक्लिस्ट रेमको एवेन्यूपोल ने वेल्टा स्पानिया साइकिल रेस का 18वां मरहला अपने नाम किया। उनकी रेस में ये तीसरी स्टेज फतेह है। और पाकिस्तानी सुपरस्टार माहिरा खान के ब्राइडल लुक में फ़ोटोशूट ने देखने वालों को वर्ता हैरत में डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा टीवी और मैं हूं काशा निज़ामी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात भी शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। I'm Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. Apex Group of Colleges. आज है मंजिल। अपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पाकिस्तान का पहला नेशन वाइड नेटवर्क ऑफ कॉलेजेस माहिर असातिज़ा की ज़ेर निगरानी इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और मास्टर्स की क्लासेस का जल्द आगाज हो रहा है। आ रहा है जल्द आपके शहर। वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात में सबसे पहले खबर शामिल करें। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त काबिल समाअत करार देते हुए नैब तरामीम की 10 में से 9 तरामीम कलअदम करार दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने अपनी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी रोज़ इस केस का फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले पर इख्तलाफ किया। अदालती फैसले में कहा गया कि नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार दी जाती है। 500 मिलियन की हद तक के रेफरेंस नैब दायरे कार से खारिज करार देने की शिक कलअदम करार दी जाती है। ताहम सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिकें बरकरार रखी जाती हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल किए जाते हैं। अवामी ओहदों के रेफरेंस ख़त्म होने से मुतालिक नैब तरामीम कलअदम करार दी जाती हैं। नैब तरामीम के सेक्शन 10 और सेक्शन 14 की पहली तरमीम कलअदम करार दी जाती है। अदालत ने 50 करोड़ की हद से कम होने पर ख़त्म होने वाले तमाम मुकदमात बहाल कर दिए और कहा कि तमाम ख़त्म इंक्वायरीज़ केसेस बहाल किए जाते हैं। तमाम केसेस नैब अदालतों और एहतसाब अदालतों में दोबारा मुकर्रर किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम की 10 में से 9 तरामीम कलअदम करार की हैं और अदालत ने नैब को 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों को भेजने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि प्ली बार्गेन के हवाले से की गई नैब तरमीम कलअदम करार दी जाती है। एहतसाब अदालतों के नैब तरामीम की रोशनी में दिए गए अहकामात कलअदम करार दिए जाते हैं।
आगे बढ़े आपको बताएं, फवाद हसन फवाद ने निगरान वफाकी वज़ीर की हैसियत से हलफ उठा लिया। फवाद हसन फवाद की बतौर निगरान वफाकी वज़ीर हलफ बर्दारी की सादा और पुरवकार तकरीब ऐवान सदर में मुनक़िद हुई, जिसमें आला अफसरान और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। तकरीब के दौरान सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरान वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद से हलफ लिया। याद रहे कि चंद रोज़ कबल सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 224(1) के तहत निगरान वज़ीर आज़म की एडवाइस पर उनकी तकर्रुरी की मंजूरी दी थी। मज़ीद खबरें शामिल करें आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरामीम को कलअदम करार दिए जाने के बाद अवामी ओहदे रखने वाली बहुत सी शख्सियात के केसेस बहाल हो गई हैं। इनमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तमाम रेफरेंसेस भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरामीम कलअदम होने के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी का तोशा खाना केस, जबकि आसिफ जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस भी बहाल हो गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का LNG केस स्पेशल जज सेंट्रल से एहतसाब अदालत को वापस मुंतकिल हो गया। इसी तरह साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़, साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमात भी दोबारा खोल जाएंगे। सलीम मांडरीवाला के खिलाफ किडनी हेल्थ रेफरेंस और साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस भी वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। मुराद अली शाह के खिलाफ नैब रेफरेंस भी वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। आगे बढ़ें, आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि CEC में इत्तेफाक हुआ कि फ़ौरी इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। CEC इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि इजलास में आइनी बहरान पर बहस हुई। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक फ़ौरी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की काफ़ी लंबी मीटिंग हुई है। CEC में सब ने अपनी राय दी। मेंबरान ने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से एतराज़ात आसिफ जरदारी के सामने रखे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अवाम महंगाई, बिजली के बिलों से परेशान है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होगा तो इलेक्टोरल स्ट्रेटजी सामने रखेंगे, अभी अपनी हतमी स्ट्रेटजी सामने नहीं रख सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से एतराज़ात आसिफ जरदारी हल करवाएंगे। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि ये सवाल तो मियाँ साहब से नहीं किया गया कि आपने एक दिन भी सिंध बलोचिस्तान में रात नहीं गुजारी तो क्या उनकी सूबों में दिलचस्पी नहीं। अफसोस सिर्फ एक जमात को निशाना बनाया जाता है। लाहौर शहर में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई। पीपल्स पार्टी को बाकी जगहों से दूर रखने के लिए साजिश की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि 2018 के इलेक्शन में जनरल फैज़, साकिब निसार और पार्टी का गठजोड़ भी सबके सामने है। कोई गलत फहमी में ना रहे कि पीपल्स पार्टी सिर्फ एक सूबे तक खुद को महदूद समझती है। 2013 में पीपल्स पार्टी को पंजाब से गैर जमहूरी तरीके से निकाला गया। हमें पंजाब से गैर जमहूरी तरीके से निकालने वाले आज नुकसान उठा रहे हैं। उनका कहना था कि हमारे एक इत्तेहादी के बारे में कहा जाता है कि जब मुश्किल में पड़ते हैं तो पाँव पकड़ते हैं, जब मुश्किल में ना हो तो गर्दन पकड़ते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि तमाम मसाइल का हल जमहूरियत में है। नौजवानों को एक उम्मीद दिलानी है। अवाम इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेकर अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। सियासत में रिवायती तरीक़ाकार को छोड़ना पड़ेगा। नौजवानों के मसाइल को अच्छी तरह समझता हूँ। नौजवानों को सियासी और माशी तौर पर इंगेज करना पड़ेगा। मायूस नौजवानों को उम्मीद दिलाना तमाम जमातों की जिम्मेदारी है। आगे बढ़े, आपको बताएं, फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक सूबेदार शहीद और 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक 14 सितंबर को क्वेटा के इलाके वली तंग में दहशतगर्दों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला किया गया, जहां दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। फायरिंग के दौरान पाक फौज के सूबेदार कैसर रहीम ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया, जबकि एक सिपाही शदीद जख्मी हो गया। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। मज़ीद खबरें शामिल करें, आपको बताएं, तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम JUI इस्लाम गौरी ने कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने आखिरी फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट के वक़ार को मजरूह किया है। अपने एक बयान में तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम असलम गौरी ने नैब तरामीम केस पर इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि चीफ जस्टिस जाते हुए आज के फैसले से अदलिया में मज़ीद दरार डालने के मुर्तकिब हुए हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के आलमी दिन के मौका पर चीफ जस्टिस ने जमहूरियत के सबसे बड़े इदारे पार्लियामेंट के फैसले को सबूताज किया। चीफ जस्टिस के इस फैसले से आमिर के बनाए नैब कवानीन को तक़वियत मिली। बंदियाली फैसलों ने पार्लियामेंट और आला अदलिया को एक दूसरे के मुकाबिल ला खड़ा किया है।
اسلم گوری کا کہنا تھا کہ بندیالی دور میں ججز کو تقسیم اور اعلیٰ عدلیہ کے وقار کو مشروع کیا گیا۔ آئینی منصب ایسے افراد کی وجہ سے اپنی وقت کھو دیتا ہے۔ عدلیہ کی تاریخ کا سیاہ دور آج ختم ہونے جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ کے بنائے قوانین رتی کی ٹوکری میں پھینکنے کی یہ روش خطرناک ہے۔ مزید خبریں شامل کریں۔ آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما عطا تاڑر نے کہا کہ عمر عطا بندیال نے جاتے جاتے لاڈلے کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عطا تاڑر نے کہا کہ ہماری لیڈرشپ تو بھگت چکی ہے، انہیں یہ نہیں پتا ہمارے زیادہ تر کیسز کا پہلے ہی میرٹ پر فیصلہ ہو چکا ہے۔ نیب ترامیم کا عدم قرار، عوامی عہدوں پر بیٹھے تمام افراد کے کیسز بحال۔ عطا تاڑر نے کہا کہ نواز شریف و دیگر نے توشہ خانہ سے تحائف لے کر بیچے نہیں۔ عمر عطا بندیال کے جانے پر کل ہم یوم نجات منا رہے ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ I'm Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. Apex Group of Colleges. आज है मंजिल। अपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पाकिस्तान का पहला नेशन वाइड नेटवर्क ऑफ कॉलेजेस माहिर असातिज़ा की ज़ेर निगरानी इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और मास्टर्स की क्लासेस का जल्द आगाज हो रहा है। आ रहा है जल्द आपके शहर। ویلکم بیک۔ عالمی خبرنامے سے خبر شامل کریں۔ آپ کو بتائیں سعودی عرب کی دعوت پر جنگ بندی مذاکرات کے لیے یمن کے حوثی ملیشیا کا وفد سینا سے دارالحکومت ریاض کے لیے روانہ ہو گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب نے عمان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے فیصلوں پر عمل درآمد، عارضی جنگ بندی کو حتمی انجام تک پہنچانے اور سعودی یمن تنازع کا تمام یمنیوں کے لیے قابل قبول مستقل حل تلاش کرنے کے لیے حوثی وفد کو مذاکرات کے لیے دعوت دی تھی۔ اقوام متحدہ کی یمن کو کوششوں کے متوازی عمان کی ثالثی میں الریاض اور حوثیوں کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ اس سلسلے میں عمان کی ثالثی میں مشاورت کا پہلا دور اپریل میں منعقد ہوا تھا اور تب سعودی سفیروں نے سینا کا دورہ کیا۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ 2014 کی یمنی خانہ جنگی کے بعد حوثی حکام پہلی مرتبہ سعودی عرب کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ یمن میں جاری مسلح تنازع میں لاکھوں افراد ہلاک اور بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ عرب دنیا کے اس غریب ترین ملک کی 80% آبادی کا انحصار بین الاقوامی انسانی امداد پر ہے۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کریں۔ آپ کو بتائیں بیلجیم کے 23 سالہ سائیکلسٹ ریمکو اینوپول نے ویلٹا اسپانیا سائیکل ریس کا 18واں مرحلہ اپنے نام کیا۔ ان کی ریس میں یہ تیسری سٹیج فتح ہے۔ ویلٹا اسپانیا سائیکل ریس کا 78واں ایڈیشن اسپین میں جاری ہے، جو 21 مراحل پر مشتمل ہے۔ ریس میں 22 ٹیموں کے سائیکلسٹ ایکشن میں ہیں۔ ویلٹا اسپانیا سائیکل ریس کا 18ویں مرحلے کا مطلوبہ فاصلہ جو 179 کلومیٹر پر محیط تھا، جس کو بیلجیم کے 23 سالہ سائیکلسٹ ریمکو اینوپول نے عمدہ سائیکلنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام حریف سائیکل سواروں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ بیلجیم کے سائیکلسٹ ریمکو اینوپول نے 18ویں راؤنڈ کا مطلوبہ فاصلہ 4 گھنٹے 47 منٹ اور 37 سیکنڈز میں طے کرتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اٹلی کے 35 سالہ سائیکلسٹ ڈیمونیو کریوسو نے ریس کی 18ویں مرحلے میں دوسری، ڈنمارک کے سائیکل سوار اینڈریاس کرون نے تیسری، برطانوی سائیکلسٹ میکس پول نے چوتھی، جبکہ فرانسیسی سائیکل سوار پال اوورسلین نے 5ویں پوزیشن حاصل کی۔ امریکی سائیکلسٹ سیپ کس کا ریڈ جرسی پر قبضہ برقرار ہے۔ ویلٹا اسپانیا سائیکل ریس 17 ستمبر کو اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں اختتام پذیر ہوگی۔ شوبز کی دنیا سے خبر شامل کریں۔ آپ کو بتائیں پاکستانی سپر سٹار ماہرہ خان کے برائڈل لک میں فوٹو شوٹ نے دیکھنے والوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ ماہرہ خان نے نامور پاکستانی ڈیزائنرز کا برائڈل لباس زیب تن کر کے فوٹو شوٹ کرایا، جس میں اداکارہ کی غیر معمولی خوبصورتی نے ہر دیکھنے والے کو دنگ کر دیا۔ فیشن کے متوالوں کی تمام تر توجہ اپنی جانب مبذول کراتا اداکارہ کا یہ دلکش فوٹو شوٹ کسی تعریف کا محتاج نہیں تھا۔ دلکش تصاویر میں اداکارہ نے جو لہنگا چولی زیب تن کیا وہ خوبصورتی کا مظاہرہ کر
रहा था। मस्कोरा लिबास पेचीदा जरदोजी का काम मोतियों और कटे हुए चमकदार सीक्वेंस से भरपूर तरीके के साथ मुज़य्यन है, जबकि चोली को तिले की नाजुक बोटियों से सजाया गया है। साथ ही बॉर्डर्स और हाथ से बने हुए टसल के साथ सजा हुआ दुपट्टा दुल्हन के अंदाज को एक शानदार तौर पर मुकम्मल करता है। माथे पर बिंदिया, कानों में दीदा ज़ेब बिंदे और साथ गले में दिलकश हार भी माहिरा की खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा टीवी।